जी गुड इवनिंग। मैं धीरज बालियान एक नए टॉपिक के साथ आज हम जुड़े हैं फिर से एक फार्माकोलॉजी का रैपिड रिवीजन क्लास लेके आए हैं हम। इस क्लास में हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे और वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। ठीक है, तो होप सो you are doing well. And now today we'll discuss about of the major topic, the first of all in the basic general pharmacology, and then we will discuss about the autonomic nervous system, and after that the autonomic nervous system we will discuss about of the respiratory system also. So basically 3 to 4 major topic we will cover in this lecture. Okay, I hope so you are doing well. सो अभी हम टॉपिक शुरू करते हैं। जी, आज का मेजर टॉपिक हमें जनरल फार्माकोलॉजी से शुरू करना है। सुपर फास्ट चीजों को लेकर के चलेंगे जो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो रैपिड रिवीजन क्लासेस है ये, जो बच्चे एग्जाम में इजीली पास होना चाहते हैं कम समय में पढ़ के, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस है। ठीक है, तो आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट शुरू होता है सर, जिसका नाम है जनरल फार्माकोलॉजी। और जनरल फार्माकोलॉजी का कौन सा पार्ट? सर हमारा जनरल फार्माकोलॉजी का आज का पार्ट होता है शुरू, हम हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पे कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसको थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी कवर करके चलेंगे कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि वो साइट जहां से हम किसी भी ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं या बॉडी में किसी भी ड्रग को किस किस तरीके से हम दे सकते हैं। बेसिकली जब भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, 2 या 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। और मान के चलिएगा जो भी जनरल फार्माकोलॉजी के सिलेबस में आप पढ़ रहे हैं तो वहां से कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चन ये निकल के आता है कि कॉम्पिटिटिव के हिसाब से कि सर कौन कौन से रूट हमारे होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स के रूट होते हैं हमारी बॉडी में जिसमें हम ड्रग एडमिनिस्टर्ड करते हैं। जिसमें सबसे पहला ड्रग होता है हमारा जिसको बोलते हैं हम, एक होता है लोकल रूट और एक होता है हमारा सिस्टेमिक रूट। ठीक है, इन 2 ही रूट से हमारी जनरली ड्रग्स इंसर्ट होती है बॉडी के अंदर। इनमें सारे के सारे रूट कवर हो जाते हैं। ठीक है, जनरली हमारे जो बेसिक बेसिक रूट है जो हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे कि पहला रूट है हमारा इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रावेनस रूट, रेक्टल रूट, इंट्राडर्मल रूट, ओरल रूट, ये जनरली हमारे बेसिक रूट होते हैं। ठीक है, तो वो सब इसमें कवर आ जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये निकल के आता है कि अगर आप इंट्रामस्कुलर रूट से कोई चीज दे रहे हैं, इंट्रामस्कुलर रूट बेसिकली पैरेंटल रूट में आता है, तो इसमें इंजेक्शन की साइट का कितना एंगल होना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इफ यू आर गिविंग अ इंट्रामस्कुलर ड्रग इंसर्ट इन योर बॉडी, सो इंजेक्शन का जो भी आपका कह सकते हैं हमारा एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री के आसपास होना चाहिए। कितना होना चाहिए सर हमारा? 90 डिग्री इंट्रामस्कुलर के केस में। नंबर 2, आईवी के केस में सर कितना होना चाहिए? आईवी के केस में जब भी देते हैं हम तो हमारा 25 डिग्री होना चाहिए। नंबर 3 आता है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस के केस में कितना होना चाहिए सर? हमारा 45 डिग्री होना चाहिए। नंबर फोर्थ आता है हमारा ट्रांसडर्मल। ठीक है, इसको टीडी भी बोल देते हैं। ट्रांसडर्मल में हमारा 10 to 15 डिग्री होना चाहिए। ये हमारा मेजर है। ठीक है, जनरली हम इन ही चीजों को कंसीडर करते हैं। ओरल रूट में ऐसा कोई होता नहीं है, जनरली हम टेबलेट लेते हैं और देन हम इसको स्वेलो कर लेते हैं। तो ये बेसिक सी चीज है। देन अब बात आते हैं सर ये लोकल रूट और सिस्टेमिक रूट में कौन कौन से रूट होते हैं। ठीक है, तो लोकल रूट और सिस्टेमिक रूट के अंदर जो आता है, सबसे पहले इसमें लोकल रूट में देख लीजिएगा। नंबर 1 लोकल रूट के अंदर, लोकल रूट में आप क्या आता है, जितने भी टॉपिकल होते हैं
ठीक है। इसके अलावा नंबर 2 आपके इसमें आते हैं डीपर टिश्यू, डीपर टिश्यू। नंबर 3 सर आपके आते हैं इसमें इंट्राथीकल। अभी मैं इनके मीनिंग में बताता हूँ कि इंट्राथीकल क्या होता है, इंट्रा डीपर क्या होता है। नंबर 4 सर आपका होता है रेट्रोबर्बल, रेट्रो बल्बर। नंबर 5 होता है आपका इंट्रा आर्टरियल्स, इंट्रा आर्टरियल्स। एक एक को करके हम डिसाइड कर लेते हैं। देखो टॉपिकल रूट का मतलब तो सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी ड्रग्स को स्किन के ऊपर अप्लाई करना, इट्स कॉल्ड एज अ टॉपिकल रूट। नंबर 2 जाता है डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू में क्या क्या चीजें आती हैं? डीपर टिश्यू में हमारी मेजर थिंग्स आती है सर इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन में वो चीज होती है जब हमारी ड्रग किसी जॉइंट के अंदर डायरेक्टली हम इंजेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर, वो हमारे डीपर टिश्यू के अंदर आता है। इसके अलावा आते हैं हमारा सर इसमें इंट्रा आर्टरियल इंजेक्शन। इंट्रा आर्टरियल इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन इन आर्टरीज। जब भी कोई ड्रग इंसर्ट करते हैं या इंजेक्ट करते हैं आर्टरीज में तो हम उसको बोलते हैं इंट्रा आर्टरियल। तो ये सब हमारा डीपर टिश्यू के अंदर आता है। ठीक है। ये सब आता है हमारा। फिर इंट्राथी रेट्रोबल्बर। रेट्रोबल्बर का मतलब होता है जब भी ड्रग हम डायरेक्टली आंख के अंदर डालते हैं और वी कैन सी द इंजेक्शन बिहाइंड ऑफ द आई बॉल आर कॉल्ड एज अ रेट्रोबल्बर इंजेक्शन। और इसके बाद होता है इंट्राथिकल इंजेक्शन। इंट्राथिकल इंजेक्शन का मतलब होता है कि वो इंजेक्शन जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आपका लीडोकेन। इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंट्राथिकल ड्रग। ठीक है, ये जनरली हमारा एनेस्थीसिया में भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इसके आते हैं लोकल रूट के अंदर। सिस्टेमिक रूट में हमारा ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, इनहेलेशन ये आता है। पेरेंटल में हमने अभी डिस्कस कर लिया है, तो हमारा ये हो जाता है एक चीज है। ठीक है, हम इस पे ज्यादा बहुत टाइम नहीं गवाएंगे। नाउ एज अ नेक्स्ट टॉपिक इज अ मेजर द फार्माकोलॉजी की डिवीजन। ठीक है, देखो फार्माकोलॉजी बेसिकली सभी को पता है, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, कि सर फार्माकोलॉजी जनरली हमारी दो चीजों में डिवाइड होती है। ठीक है, नंबर 1 होती है हमारी फार्माको काइनेटिक, फार्माको काइनेटिक, और एक होती है डायनेमिक। तो हम इनमें से एक चीज पढ़ने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 1 में से क्या पढ़ेंगे हम? फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, देन उसके अंदर पढ़ेंगे हम फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या मतलब है और फार्माकोडायनेमिक्स का क्या मतलब है, हम इसके अंदर जनरली वो सारी चीज देखेंगे। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? देखो आप इसको आसान भाषा में समझो, रटने वाली कोई चीज है नहीं है इसके अंदर। फार्माकोकाइनेटिक बेसिकली एक इट्स अ टाइप ऑफ अ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द ड्रग मूवमेंट। कि ड्रग आपने बॉडी में खाई, वो आपकी बॉडी में किस तरीके से मूवमेंट करती है, उस चीज की स्टडी, उस चीज की क्वांटिटेटिव स्टडी करना ही हमारा फार्माकोकाइनेटिक स्टडी कहलाता है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लेंगे। इसके अंदर आप सभी को ऑलरेडी पता ही होगा कि सर इसमें चार चीजें होती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और सर आता है आपका एक्सक्रीशन। इस चारों चीजों से मिलकर हमारा बना है फार्माकोकाइनेटिक। यानी कि हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारी ड्रग्स का जो मूवमेंट होता है वो किस किस तरीके से होता है, वो चीज की स्टडी करते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा अब समझ लेते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होता क्या है। जल्दी जल्दी नंबर 1 लेके चलेंगे सर। हमारा नंबर 1 आपका आ जाता है एब्जॉर्प्शन, कि सर हम एब्जॉर्प्शन कब, क्या और किसे कहेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि आपने कोई भी ड्रग्स खाई और वो ड्रग्स आपकी बॉडी में इंसर्ट हुई, वो इंसर्ट होने के बाद आपकी बॉडी में गई और जाने के बाद वो किस किस तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब हुई, यानी कि इस चीज को हमारा क्या कहलाया जाता है? एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल कि जब बॉडी में हमारी ड्रग चली जाती है, देन बॉडी में किस जगह पे जा रही है? सबसे पहले तो साइट ऑफ
देखा जाता है कि बॉडी में किस जगह पे गई है, उसके बाद बॉडी में एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाते हैं, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन मेटाबॉलिज्म, देन एक्सक्रीशन। तो हम इसमें से सबसे पहले बेसिक बेसिक चीजें समझ लेते हैं कि सर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द नेक्स्ट थिंग। ओके, तो ओके, तो सबसे पहले हमने ये समझा है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कि सर एब्जॉर्प्शन एक किसी ड्रग का मूवमेंट होता है जो आपकी बॉडी में मूवमेंट करती है, उसको जनरली हम जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें एब्जॉर्प्शन कहलाता है। देन उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशंस का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है जब भी कोई ड्रग आपके ब्लड स्ट्रीम से लेकर के टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। देन आता है मेटाबॉलिज्म, देन आता है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हम इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, बेसिक बेसिक चीजें कवर करेंगे। देखो, इस चीज को होने के लिए एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये क्या है, ड्रग का एक ट्रांसपोर्ट है। यानी कि अगर ड्रग को कभी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होना है और एब्जॉर्प्शन से डिस्ट्रीब्यूशन तक जाना है, तो उसके लिए बॉडी को ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो बॉडी में कौन कौन से ट्रांसपोर्टर हैं वो हमें समझना पड़ेगा बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। देखिए, बॉडी में जनरली ड्रग ट्रांसपोर्टर्स के नाम पे हमारी बॉडी में 2 या 3 टाइप्स के ट्रांसपोर्टर पाए जाते हैं। वन बाय वन हम उनको बेसिक ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं। नंबर 1 होता है हमारा, एक होता है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है। नंबर 2 होता है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। नंबर 3 होता है हमारा, बोल सकते हैं हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और बाकी सब इसके अंदर ही आ जाता है ना, तो उसमें ज्यादा कुछ लफड़े वाली चीज है नहीं है, इसी के अंदर है। अब पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है सर, बेसिक सा सिंपल सा मतलब समझ लीजिएगा कि जिस ड्रग के ट्रांसपोर्ट को किसी भी टाइप्स की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, किसी भी टाइप्स के कैरियर की जरूरत नहीं होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जनरली पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है सर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता क्या है, जैसे हमारी कोई मेम्ब्रेन होती है, तो मेम्ब्रेन के बीच में हमारे पास पेरिसेलुलर स्पेस रहता है, उस स्पेस से जो ड्रग ट्रांसपोर्ट करती हैं, उन ड्रग को हम क्या कहते हैं, उन ट्रांसपोर्ट को हम कह सकते हैं कि ये ड्रग हमारी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होकर के गई है। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे ना कह करके ऐसे बोल सकते हैं कि एक चीज और होती है, कोई ड्रग फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से भी जा सकती है, और फिल्ट्रेशन में ये होता है कि जब कभी कोई ड्रग पैरासेलुलर स्पेस के बीच से निकल के सेल के अंदर चली जाती है, तो उसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेशन। देन आता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि जब किसी बॉडी की ड्रग्स को किसी कैरियर की और किसी एनर्जी की जरूरत होती है, तो तब हमारा काम आता है सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा मेजर चीज था। अब समझ लो एब्जॉर्प्शन के लिए, देखो, अगर किसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होना है तो सबसे पहले ये डिसाइड होता है कि वो ड्रग बॉडी में कहाँ जाएगी। जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए, आपने कोई ड्रग खाई, वो या तो कहाँ जाएगी, सबसे पहले स्टमक में ही जाएगी अगर कभी भी आप ओरली खा रहे हैं। देन उसके बाद कहाँ जाएगी, उससे आगे कहाँ है आपका इंटेस्टाइन। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड होता है कि ड्रग कोई स्टमक में एब्जॉर्प्शन होगी या फिर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगी, ड्रग को थोड़ी पता है कि ड्रग को कहाँ एब्जॉर्प्शन होना है। ठीक है, ड्रग को नहीं पता है, ड्रग का नेचर डिसाइड करता है कि वो बॉडी के किस ऑर्गन में जाकर के एब्जॉर्ब होगी, है स्टमक में होना है या इंटेस्टाइन में होना है। नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, जैसे स्टमक मान लो, कि हमें कैसे पता कि कौन कौन सी ड्रग स्टमक के अंदर जाकर के एब्जॉर्ब होंगी, तो हम बता सकते हैं कि सर दोज ड्रग हैव अ नेचर ऑफ द एसिडिक, देन वी कैन से
these drugs are absorbed in a stomach. Those drugs have a basic nature. वो हमारी जाकर के इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगी। इतना सिंपल सा मतलब है। तो यानी कि जो ड्रग हमारे स्टमक में जाकर के एब्जॉर्ब हो रही हैं वो अनआयोनाइज स्टमक में होंगी और आयोनाइजेशन हमारा इंटेस्टाइन में होगा। जिस ड्रग का हमारे पास इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होना है तो उसका अनआयोनाइजेशन हमारा इंटेस्टाइन में होगा और आयोनाइजेशन आपका स्टमक में होगा। इट इज वेरी सिंपल। अब समझ लो होता क्या है। देखो, एब्जॉर्प्शंस के लिए एक बड़ा काम होता है और इसके साथ साथ जो ड्रग एसिडिक नेचर्स की होती हैं वो एल्बुमिन प्रोटीन के साथ बाइंड करती हैं। जो ड्रग आपकी बेसिक नेचर रखती हैं, जिसका ड्रग का बेसिक नेचर होता है, वो ड्रग हमारी जनरली ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करती है। ये कहाँ पे काम आता है? ये सर काम आता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, फिलहाल आपको एब्जॉर्प्शन में इतना ही समझना है कि अगर कोई ड्रग एसिडिक है तो वो स्टमक में जाकर के एब्जॉर्ब होगी, अगर कोई ड्रग बेसिक है तो वो जाकर के इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये रैपिड फास्ट क्लास है, तो हम इसको फास्ट फास्ट लेके चलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में हमने समझ लिया कि सर जब कोई ड्रग ब्लड स्ट्रीम से लेकर के, हाँ, नंबर 2 आता है ये इस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जब कोई ड्रग ब्लड स्ट्रीम से होकर के कहाँ चली जाती है? टिश्यू के अंदर जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। नंबर तीसरा आता है सर मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? ड्रग का मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? मतलब क्या मेटाबॉलिज्म माने क्या? क्या है मतलब मेटाबॉलिज्म? बच्चों को इतना कंफ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा। आज ऐसे समझा दूंगा कि हलवा हो जाएगा बिल्कुल, कल कभी नहीं भूलोगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। देखो, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का टूटना या किसी चीज का चेंज होना। ठीक है, अब क्या होता है? ड्रग मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ड्रग अपने नेचर से बदल कर दूसरे नेचर में कन्वर्ट होना। तो हम यानी कि कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज अ केमिकल अल्ट्रेशन, केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन योर बॉडी। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा होता है कि जो ड्रग आपने खाई उस ड्रग का केमिकल नेचर आपकी बॉडी में जाकर के बदल गया, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है मेटाबॉलिज्म क्या है? वो इतना मैटर नहीं करता है। मैं क्वेश्चन ये सबसे बड़ा है कि मेटाबॉलिज्म होना क्यों जरूरी है? किसी भी ड्रग का अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो क्या होगा, और किसी ड्रग का अगर मेटाबॉलिज्म हुआ तो हमारी बॉडी में क्या होगा? देखिए, अगर किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो हमें क्या होता है? ठीक है, देखो, मेटाबॉलिज्म कराने का इतना सिंपल सा मतलब होता है कि जब कभी कोई ड्रग, एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बन। सो अभी हम वापस से टॉपिक पे आते हैं कि सर हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे थे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म को समझ लो कि सर मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है हमारे लिए। कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जब किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसका क्या हो जाता है? केमिकल अल्ट्रेशन इन अवर बॉडी। यानी कि बॉडी में किसी ड्रग का केमिकल अल्ट्रेशन हो गया तो वो हमारा मेटाबॉलिज्म हो जाता है। क्वेश्चन ये आता है इससे भी बड़ा कि सर मेटाबॉलिज्म हमारा क्यों जरूरी है? तो हमारा क्वेश्चन ये आता है कि मेटाबॉलिज्म सर इसलिए जरूरी होता है। हम लिख लेंगे व्हाई मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट। व्हाई? नंबर 1, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है सबको पता है वो किस चीज की बनी हुई होती है? जनरली बायोलिपिड की होती हैं। ठीक है, बायोलिपिड्स की जनरल होती हैं। तो अगर कोई
डीप सेल्स में या फिर बहुत अंदर तक या एंजाइमेटिक रिएक्शन करने के लिए एंजाइमेटिक रिसेप्टर तक ड्रग पहुंचने के लिए होनी चाहिए। तो ड्रग के पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि सर ड्रग एक क्या होनी चाहिए, लिपिड सॉल्युबल, है ना, लिपिड सॉल्युबल। तो जो ड्रग लिपिड सॉल्युबल हैं और वो ड्रग जब तक वाटर सॉल्युबल नहीं बनेंगे तब तक बॉडी से रिमूव नहीं हो सकती, और इसी को हमने मेटाबॉलिज्म कहा है। यानी कि मेटाबॉलिज्म क्यों जरूरी है, कि मेटाबॉलिज्म इसीलिए जरूरी है कि दोज ड्रग आर अ नॉन पोलर, और उनको पोलर में कन्वर्ट करना, ये हमारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। करना क्यों जरूरी है, देखो सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हमने उस ड्रग को, लिपिड सॉल्युबल या नॉन पोलर ड्रग को, हमने अगर उसको पोलर नहीं बनाया तो वो ड्रग हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट दिखाता रहेगा। तो हम उस ड्रग को बाहर निकालने के लिए ये सब करते हैं। तो हमारा मेटाबॉलिज्म इसलिए जरूरी है। बाहर कैसे निकलता है, एक्सक्रीशन होता है किस चीज के थ्रू, या तो हमारा यूरिन के थ्रू जाएगा या फिसेस के थ्रू जाएगा, फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं कि हमारे बॉडी से कैसे बाहर जानी। बट मेजर क्वेश्चन यही आता है हमारा कि ड्रग्स को बाहर निकालना है किसी भी तरीके से, एनी हाउ। ठीक है, तो वही हमारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। जनरली हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, मुझे लग रहा है हम स्लो चल रहे हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बेसिकली इसके दो फेज होते हैं। नंबर वन फेज लिख लेंगे, नंबर टू फेज लिख लेंगे। इसको बोलते हैं फेज वन। इसके अंदर होता है दूसरा होता है फेज टू। फेज वन में कुछ रिएक्शन होती हैं। सबसे पहले जैसे होता है आपका ऑक्सीडेशन, उसके बाद होता है आपका रिडक्शन, उसके बाद होता है आपका साइक्लाइजेशन। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि साइक्लाइजेशन फेज वन या फेज टू का, दोनों में से किसका है। ठीक है, एक फिर होता है आपका डिसाइक्लाइजेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, साइक्लाइजेशन और डिसाइक्लाइजेशन। इसके बारे में सभी को पता होगा कि सर ये किस किस तरीके से काम करता है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम इस पे ज्यादा बहुत समय नहीं दिखाएंगे। तो ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब भी कभी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, जब भी किसी ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर्स में से क्या होगा, आपका ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन एक रिमूव हो जाएगा, तो उसको ऑक्सीडेशन। ये आपकी फेज वन रिएक्शन में, तो वो ड्रग क्या बन जाएगी, आपकी नॉन पोलर बन जाएगी, जिसकी वजह से किडनी के थ्रू वो बाहर जाने में आसानी रहेगी। दूसरा रिडक्शन। रिडक्शन में हमको क्या सबको पता है कि रिडक्शन होता क्या है, जब भी कभी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसको हमने क्या बोला, रिडक्शन, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारी ड्रग्स क्या हो जाती है, नॉन पोलर से पोलर बन जाती है। तीसरे केस में क्या हो जाता है हमारी साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन में कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन कंपाउंड इनटू द रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी वजह से भी हो जाती है। ठीक है, फिर होता है डिसाइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन में आपकी जैसे एक मेजर ड्रग आती है जैसे प्रोग्वानिल। प्रोग्वानिल इट्स बेस्ट एग्जांपल ऑफ द साइक्लाइजेशन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ऑक्सीडेशन में कौन कौन सी ड्रग है सर, आपका फिनाइटोइन है, इसके अलावा फिनोबार्बिटोन है और प्रोपेनोलोल, पीपीपी। तीन नाम से याद रख सकते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर, फिनाइटोइन, प्रोपेनोलोल और फिनोबार्बिटोन। ठीक है, फिनाइटोइन आपकी एपिलेप्सी में यूज होती है, फिनोबार्बिटोन आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यूज होती है, और प्रोपेनोलोल आपकी बीटा ब्लॉकर ड्रग है। ठीक है, ये सब हो गया। तो नेक्स्ट फेज टू की बात कर लेते हैं। सर फेज टू में क्या होता है, फेज टू में भी ऐसे ही से कुछ रिएक्शन होती हैं। ये रिएक्शन कहाँ होती है, जनरली मैक्सिमम रिएक्शन आपकी लीवर के अंदर होती है। ठीक है, ये लीवर में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन लीवर के अंदर होती है, इसके पीछे का कारण भी है। और डिटेल में पढ़ना है तो कभी पर्टिकुलर टॉपिक स्पेसिफिक आएंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ दिस इन डिटेल्ड। ठीक है, इसके अलावा इसके फेज टू में आपका होता है सर ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुकेशन। इसके अलावा होता है सर आपका ग्लाइकेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुकेशन। इसके अलावा होता है मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन। ये सब हमारे फेज टू के हैं। ठीक है, तो हम इस पे जनरली ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ पे ही करेंगे बस। हमारा मेन चीज ये है। हाँ, बस एक इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे, एंजाइम इंड्यूसर, एंजाइम इनहिबिटर, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। एंजाइम
इंड्यूसर और इधर लिख लेंगे हम एंजाइम इनहिबिटर। तो एंजाइम इंड्यूसर क्या होते हैं, एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं? नंबर वन पॉइंट, एंजाइम इंड्यूसर का मतलब ये होता है कि जो ड्रग बॉडी के या लीवर के एंजाइम्स को इंड्यूस करें, तो ठीक है, वो एंजाइम इंड्यूसर जो एंजाइम्स को इनहिबिट करती है। तो ये बेसिकली ये क्या होता है कि जो ड्रग एंजाइम इंड्यूसर और इनहिबिटर होती है तो उनकी एक्टिविटी अलग अलग होती है और बॉडी में इफेक्ट पे भी फर्क दिखा देती है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर एंजाइम इंड्यूसर ड्रग है तो हो सकता है वो किसी दूसरे ड्रग पर भी जाकर के इफेक्ट करे। ऐसा ही एंजाइम इनहिबिटर के केस में होता है। तो एंजाइम इंड्यूसर में कौन सी ड्रग है, तो इसमें एक निमोनिक्स होता है जीपीसीआर, जी जीपीसीआर सेल फोन, इससे हम ड्रग बनाएंगे। इसमें कौन सा होता है सर? ग्रुशियोफुल्विन, ग्रुशियोफुल्विन एंटी फंगल ड्रग है। ठीक है, जी से एक और आती है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ठीक है, नंबर दो ग्लूकोकोर्टिकोइड, यानी कि ये ड्रग एंजाइम इंड्यूसर है। पी से क्या आती है? फिनाइटोइन, फिनाइटोइन। और क्या आती है आपका पी से? आपसे पी से आती है फिनाइल ब्यूटाजोन, फिनाइल ब्यूटाजोन। सी से आपकी क्या? जीपी, हाँ जीपीसीआर नहीं है, सॉरी सी हटा दो, जीपीआर सेल फोन। ठीक है, आर से क्या आती है? रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन। ठीक है, जीपीआरएस था, सॉरी पीछे चल भाई, कहाँ जा रहा है? जीपीआरएस, इसको ऐसे कर लो जीपीआरएस। एस से क्या होता है? स्मोकिंग। सी से क्या होता है आपका? कार्बामाजापिन। और आपका पी से होता है फिनोबार्बिटोन। ठीक है, ऐसा इसके अंदर होता है सिमेटिडीन, इसको बोलते हैं C5। और इसमें आता है DEFGHIK। ठीक है, सी से 5 ड्रग होती हैं, कौन कौन सी? सिमेटिडीन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, साइक्लोस्पोरिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सब इसके अंदर आती हैं। ठीक है, डी से आपकी आती है डिल्टियाजैम, ई से आती है एरिथ्रोमाइसिन, जी से आती है आपकी ग्रेप फूड्स और एच से आती है आपकी एचआईवी प्रोटीज इनहिबिटर और के से आती है सर आपकी कीटोकोनाजोल और आई से आती है आपकी ड्रकोनाजोल और ए आइसोनियाजिड जो डीबी के केस में यूज होती है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है बट हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके ऊपर। अब आते हैं हम फार्माकोडायनेमिक पे। बहुत सिंपल है, आसान से समझना, ध्यान रखना बस कि सर फार्माकोडायनेमिक क्या होता है। बहुत आसानी से समझाऊंगा। और हाँ, ठीक है, डायनेमिक्स, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। इसका मतलब होता है क्या? पावर, और यहाँ होता है ड्रग। ठीक है, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा होता है कि किसी भी ड्रग का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या दिखा रही है, वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो हमें इतना सा ही बस याद रखना है कि स्टडी ऑफ द ड्रग इफेक्ट, दैट्स इट। यानी कि ड्रग का क्या इफेक्ट है वो हम किसके अंदर देखेंगे? फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि you can write here the effect of drug, effect of drug are called as pharmacodynamic। अब इसके अंदर होता क्या है, देखो एक कहानी की तरह समझो कि कोई भी ड्रग आपकी बॉडी में काम कैसे करती है। देखो, बॉडी में ड्रग को काम करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। आप इमेजिन करो कि आपने कोई ड्रग खाई और उस ड्रग को कैसे पता चला कि वहां पे दर्द हो रहा है और वहां पे जाकर के ही ठीक करना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो। ठीक है,
होता क्या है, आपकी बॉडी में होती हैं सेल्स, सेल्स के कुछ बाहर होते हैं रिसेप्टर, सेल्स के कुछ अंदर होते हैं रिसेप्टर। और सर ये रिसेप्टर नाम की क्या चीज होती है? रिसेप्टर बेसिकली एक बाइंडिंग साइट होते हैं जहां से किसी सेल्स के फंक्शनल और स्ट्रक्चरल को चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से उस सेल्स की एक्टिविटी चेंज होती है। और उसकी सेल की एक्टिविटी चेंज होने की वजह से हमें फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखता है। यही हमारा इफेक्ट होता है, यही हम इसके अंदर समझेंगे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा हमने मतलब समझ लिया, बेसिक बेसिक। डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट रिवीजन क्लासेस है। दूसरा अब आ जाता है सर हमारा के रिसेप्टर। हमने देख लिया रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं। तो रिसेप्टर के बारे में अगर हम देखें तो रिसेप्टर में लिखेंगे हम, ये लिख लो, रिसेप्टर पी। रिसेप्टर जनरली चार टाइप्स के होते हैं, बेसिक बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले आपका आता है आयन चैनल या लिगेंड गेटेड, इसको ऐसे लिखो, लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। नंबर टू जीपीसीआर। ये क्या होता है जीपीसीआर? इसको बताता हूँ अभी। इसके बाद लिखो आप एंजाइमेटिक रिसेप्टर। फोर्थ लिखो आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर। आयन चैनल रिसेप्टर क्या करता है, जीपीसीआर क्या करता है, एंजाइमेटिक क्या करता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर क्या करता है, इसको थोड़ा थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, बेसिक बेसिक से ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स का मतलब होता है कि सपोज दैट मेरे पास कोई ये सेल्स है। सेल्स का फंक्शन कैसे होता है, सेल्स एक्टिव कैसे होती है, सेल्स बंद कैसे होती है, ये समझ लो। इससे समझने से पहले आपको एक चीज और समझना चाहिए कि सेल्स या बॉडी की कोई भी सेल्स काम कैसे करती है। बॉडी में दो फिनोमिने होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको किसी सेल्स को या तो एक्टिवेट करोगे या बंद करोगे, यानी कि या तो सेल्स को स्टिमुलेशन करना पड़ेगा या सेल्स को डिप्रेस करना पड़ेगा या सेल्स को के फंक्शंस को ब्लॉक करना पड़ेगा। दो ही तरीके होते हैं जनरली सेल्स की एक्टिविटी को दिखाने के लिए। अगर सेल्स को एक्टिवेट करना है तो स्टिमुलेशन करो, रिसेप्टर पे कोई चीज बाइंड करो, एक्टिवेट हो जाए। अगर उसको बंद करना है तो उसके फंक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जनरली ऐसा ही होता है। यही सब कॉन्सेप्ट समझ में आता है। होता कैसे है ये, हर सेल्स के बाहर होता है आपका क्या, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अटैच में ये कुछ होते हैं आपके चैनल। ये कौन से चैनल होते हैं सर? ये चैनल्स होते हैं आपके आयन चैनल्स। कौन कौन से आयन इसके थ्रू सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर क्या जाता है? सोडियम जाता है, पोटेशियम जाता है, कैल्शियम जाता है, सीएल बाहर जाता है। ये अंदर बाहर होते हैं तो ये कैल्शियम होते हैं। अगर ये सब हमारे आयन चैनल्स के थ्रू ही जाते हैं तो एक रिसेप्टर ये हो गया कि सर इन चैनल को बंद कर दो। अब तो हमारा क्या आ जाएगा, इस सेल्स की एक्टिविटी पर फर्क पड़ जाएगा। सपोज दैट क्या है कि सोडियम है, सोडियम किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सर, किसी भी सेल्स को डीपोलराइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैल्शियम किसी भी सेल को हाइपर डीपोलराइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमने इस आयन चैनल्स को ब्लॉक करके सोडियम की एंट्री को बंद कर दिया तो क्या होगा? सिंपल सा मतलब है कि सर सोडियम अंदर नहीं जाएगा। सोडियम अंदर नहीं जाएगा तो सोडियम के अंदर जाने से जो काम हो रहा था वो काम रुक जाएगा। वो काम क्या है? डीपोलराइजेशन। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि सेल्स का अगर अंदर नहीं गया तो सेल डीपोलराइज नहीं होगा, सेल डीपोलराइज नहीं होगी तो उसका फंक्शन नहीं होगा। बड़ा सिंपल सा है। नंबर 2 आता है जीपीसीआर। इसको बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम है। इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है, मेजर रिसेप्टर है, तो इसको हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। हाँ, ये आयन चैनल रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका कौन सा है, गावा। गावा क्या करता है? इनहिबिट रिएक्शन। नंबर 1 आयन चैनल रिसेप्टर। दूसरा रिसेप्टर NMDA, एन मिथाइल डी एस्पार्टिक एसिड, ये NMDA रिसेप्टर।
ये भी आपका लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर होता है। इसके अलावा आपका क्या होता है 5-HT3, ये आपका वोमिटिंग सेंटर में होता है। 5-HT3 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, ठीक है, जो आपके मेडुला ऑब्लिगेंटम के सेंटर CNS के अंदर होता है, जो अ, आपका क्या बोलते हैं वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करता है या फिर इनिबिट करता है 5-HT3 रिसेप्टर। तो ये सब लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है, ठीक है। इसके बाद आता है सर GPCR। अब यहाँ समझ लो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है भाई साहब। GPCR करता क्या है पहले तो समझ लो। ये नाम है इसका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इमेजिन कर लो ये एक सेल है, सेल्स के बाहर ऐसे रहता है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये और ये ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये और ऐसे ऐसे होता क्या है जब भी कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ के बाइंड करता है तो ये क्या करता है यहाँ से जाएगा, एक्टिविटी शो करेगा, और जो इंट्रासेलुलर पाथवे होगा, इंट्रासेलुलर एक्टिविटी चेंज होगी किसी सेल्स की, तो वो हो जाती है। तो इस इंट्रासेलुलर एक्टिविटी चेंज होने की वजह से क्या होता है बॉडी के अंदर जनरली GPCR में, या तो एक एडेनाइल साइक्लेज, ये कुछ प्रोटीन होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये चेंज हो जाते हैं, इन पे फर्क पड़ जाता है। नंबर दूसरा क्या है, तो उस पे फर्क पड़ जाता है आपका अगर कभी एडेनल साइक्लेज बंद हुआ। दूसरा आपका होता है फॉस्फोलाइपेज, फोस्फोलाइपेज सी, इस पे फर्क पड़ता है, ठीक है। इस पे क्या फर्क पड़ता है मैं अभी आपको वो बता देता हूँ कि इन पे जनरली क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। हाँ, देखो, अगर मान लीजिएगा ये सेल्स है, सेल्स के अंदर कभी भी क्या हो सकता है, या तो एडेनल साइक्लेज बंद होगा या स्टिमुलेट होगा, है ना। अगर किसी सेल्स के अंदर एडेनल साइक्लेज का लेवल बढ़ा तो सेल्स के अंदर एक और चीज बढ़ती है जिसको बोलते हैं हम साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बढ़ेगा तो ये कुछ रिसेप्टर हैं बॉडी के अंदर जो एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे आपका बीटा रिसेप्टर। और बीटा रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है सर, हार्ट के अंदर। और हार्ट पे अगर पाया जाएगा तो ये क्या करेगा, हार्ट को स्टिमुलेट कर देगा, यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज, ठीक है, या फिर आपका एवी कंडक्शन बढ़ जाएगा, ये सब हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा कहाँ पाया जाता है, दूसरा पाया जाता है आपका ये किडनी के ऊपर जे सेल। यहाँ से क्या होगा, रेनिन को रिलीज कराएगा, तो रेनिन को रिलीज कराएगा तो ये क्या करेगा, जैसे रेनिन रिलीज होगा तो BP का लेवल हाई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब जब एड्रेनल साइक्लेज एक्टिवेट होगा CMP बढ़ेगा, तो आपका बीटा रिसेप्टर जहाँ पे है वहां वहां पे आपका क्या हो जाएगा, एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा पाथवे क्या होता है, जब कभी मान लीजिएगा GPCR है, ये आपका एडेनल साइक्लेज क्या हुआ, ब्लॉक हो गया, एडेनल साइक्लेज बंद हो गया, तो उससे क्या होता है CMP का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब CMP का लेवल डाउन हो गया तो ये सब एक्टिविटी कम हो जाएंगी, और कुछ और रिसेप्टर होते हैं जिसपे फर्क पड़ जाता है, जैसे एग्जाम्पल होता है आपका अल्फा 2 रिसेप्टर। अल्फा 2 रिसेप्टर अगर CMP का लेवल कम होगा तो इन सब पे इफेक्ट आएगा। और अल्फा 2 रिसेप्टर अगर कभी अल्फा CMP का लेवल कम हुआ तो अल्फा 2 रिसेप्टर पे क्या एक्टिविटी होगी। अल्फा 2 रिसेप्टर जनरली हमारा कहाँ कहाँ पाया जाता है, जहाँ जहाँ पे हमारी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। और स्मूथ मसल्स कहाँ होती हैं, हमारी क्या होती है, जैसे ब्रोंकस और ब्लड वेसल्स, ठीक है, और ब्लेडर, इस जगह पे जनरली हमारा ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे कभी कभी अगर ये सब कुछ हुआ तो स्मूथ मसल्स पे क्या करेगा, तो स्मूथ मसल्स पे सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, डायलेशन,
ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करेगा, यहाँ भी डायलेशन, यहाँ भी डायलेशन, वेसोडाइलेशन और आपका ये सब। ठीक है, उसके बाद थर्ड कंडीशन आती है सर, अगर जीपीसीआर के अंदर आपको आपने क्या किया, क्या बोलते हैं, मैंने एक आपको चीज बताई थी, हाँ, फॉस्फोलाइपेज सी। अब होता क्या है फॉस्फोलाइपेज सी से, देखो बॉडी में आपकी एक चीज होती है PIP2, फॉस्फोटिटाइल डाइफॉस्फेट, कुछ ऐसे करके इसका फुल नाम होता है। ये जब टूटता है तो ये टूटता है आपका IP3 प्लस डैग में। ये जब IP3 और डैग कभी भी टूटता है तो ये क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर IP3 और डेक का लेवल बढ़ा जाएगा, और जैसे जैसे IP3 और डेक का लेवल बढ़ेगा तो ये कुछ रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, जैसे एम रिसेप्टर। ठीक है, ये एम रिसेप्टर आपके जनरली कई टाइप्स के हो सकते हैं, M1 M2 M3 अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, हम कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज और है, जब कभी फॉस्फोलाइपेज रिसेप्टर होगा तो क्या बॉडी में होता है, जनरली कैल्शियम्स का यहाँ पे रिलीज होता है, और कैल्शियम्स का रिलीज होगा तो क्या होगी हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन, और मैक्सिमम जगह हमारा कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देता है। तो जहां जहां ये रिसेप्टर है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन की इफेक्ट की एक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, ओके, अरे यार क्या हुआ, शिट। तो ये हमारा, हाँ, तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक है, इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं रिसेप्टर को, बाकी और हम फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हम आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड बाकी बचे हुए टॉपिक। थैंक यू सो मच।